देश में जो एनिमल्स की कंडीशन है, कुछ चीज़ें पहले से इम्प्रूव हुई हैं। अब थोड़ा सा पेट अवेयरनेस बढ़ रही है। डॉग पॉपुलेशन, कैट पॉपुलेशन। कलेक्टिवली कैसे सोसाइटी में चेंज ला सकते हैं, गवर्नमेंट का क्या रोल होना चाहिए। गवर्नमेंट के एंड से चीज़ें उतना क्लियर नहीं है। अभी जेन ज़ी पॉपुलेशन है। एनिमल रेस्क्यूअर है जो चाहता है जानवरों की मदद करना। 2 डॉग्स हैं जो कि जिसमें से एक शायद ब्लाइंड डॉग है। हेलो दोस्तों, आज हम हैं डॉक्टर शिवम जार सर के क्लिनिक पे और आज हम ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस आपके लिए लेके आ रहे हैं जो एक एनिमल लवर के लिए और एक फीडर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम शुरू करते हैं डॉक्टर शिवम जार सर के साथ। तो सर, पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए। सबसे पहले थैंक यू पराग, मुझे अपने पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए। और काफ़ी लोग मुझे जानते हैं, कई लोग नहीं जानते हैं, तो मैं बता देता हूँ कि मेरा नाम डॉक्टर शिवम जार है। और मैं मेरा जो BVSC एंड AH है, जो डिग्री है, मेरा जबलपुर वेटनरी कॉलेज से ही है। मेरा मास्टर स्कूल ऑफ वाइल्ड लाइफ से, मैं वाइल्ड लाइफ वेटनेरियन हूँ ओरिजिनली। कुछ समय तक मैंने वाइल्ड लाइफ में भी काम किया है। अब लेकिन मैं स्मॉल एनिमल में ही अपना क्लिनिक रन कर रहा हूँ। स्मॉल एनिमल प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जिसमें डॉग्स, कैट्स, स्मॉल बर्ड्स, टर्टल्स वगैरह हम लोग अपने क्लिनिक में देखते हैं। हमारा छोटा क्लिनिक है डॉग यूए पेट क्लिनिक जबलपुर, जो सन 2018 से वर्किंग है जबलपुर। ओके, सो सर, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा कि डॉक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हमारे देश में जो एनिमल्स की कंडीशन है जी, वो कैसी है, अच्छी है, ख़राब है या दयनीय है। देखिए, अभी कुछ चीज़ें पहले से इम्प्रूव हुई हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमारे इंडिया में ग्रोथ फेज़ आ रहा है धीरे धीरे करके, तो कुछ चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आया है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि अब थोड़ा सा पेट अवेयरनेस बढ़ रही है। अनफॉर्चुनेटली कुछ चीज़ें हार्ट ब्रेकिंग भी है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन और कैट पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। उसके लिए गंभीरता उतनी नहीं है। ऑल्दो अच्छी बात यह है कि जो यंग जनरेशन है उसके लिए काफ़ी कुछ कदम उठा रही है, जैसे आपकी ही ऑर्गेनाइजेशन है, तो काफ़ी कुछ कर रहे हैं। अभी कुछ पॉइंट अच्छे ये हैं कि जो यंगस्टर्स डॉग्स एंड कैट्स पाल रहे हैं, जो भी जेन ज़ी पॉपुलेशन है, ये थोड़ा सा पेट्स के प्रति थोड़ा ज़्यादा ईमानदार है, या कह सकते हैं कि जितना पेट उनके लिए वफादार है उतना वो भी। सो सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपसे कि हम कलेक्टिवली कैसे सोसाइटी में चेंज ला सकते हैं, स्ट्रे डॉग्स के लिए, कैट्स के लिए या स्ट्रे एनिमल्स के लिए। देखिए, इसमें पराग ऐसा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई नॉर्मल सा इंसान भी है, अगर वो स्ट्रे एनिमल्स या किसी के लिए भी कुछ भी करना चाहता है, इवन अगर वो अपने घर के बाहर क्लीन वाटर प्रोवाइड करता है स्ट्रे एनिमल्स के लिए, या इवन अगर वो अपने घर के बाहर में एक स्ट्रे एनिमल को बैठने भी देता है, या जो उससे हो पाता है गर्मी के मौसम में उसको पानी प्रोवाइड करता है, ठंड में अगर उसको एक बोरा भी दे देता है बैठने के लिए, तो वो भी एक कलेक्टिव एफर्ट में ही काउंट होगा। और ओवरऑल जो भी पॉपुलेशन, जो भी स्ट्रे हैं, या जो भी कैटल, इवन कैटल्स हैं, काउज हैं, डॉग्स एंड कैट्स हैं, जो भी अपने तरफ से कर पा रहा है वो सब अच्छा है। ओके, और सर, आपके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट का क्या रोल होना चाहिए और क्या रोल है एनिमल वेलफेयर में। अभी तो जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ओवरऑल, मेरा ये मानना है कि अभी गवर्नमेंट के एंड से चीज़ें उतना क्लियर नहीं है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि बीच बीच में कुछ जजमेंट्स आ रहे हैं जिसमें एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन भी खुश नहीं है, और इवन जो लोग अलग से सेपरेटली भी एनिमल्स के लिए करते हैं वो भी खुश नहीं है। क्योंकि अगर आप देखेंगे जो क्रूएलिटी लॉज हैं वो बहुत वीक हैं। अगर कोई क्रूएलिटी करता भी है और उसके ऊपर कोई कंप्लेंट करता भी है, तो देयर इज़ नो सच रूल कि जिसमें उसको स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट्स हों। करेक्ट। एक तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम फ्री एंटी रेबीज ड्राइव होना चाहिए, और जो इनका बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम है वो भी बहुत अच्छे से एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होना चाहिए, पैन इंडिया। अगर पैन इंडिया होता है तो उसकी सफलता है, नहीं तो आप देख रहे हैं कि इतना सारा ABC होने के बाद में भी पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो डेफिनेटली आपको ये पॉइंट्स पे फोकस करना होगा। प्लस गवर्नमेंट को जो भी NGOs और जो भी वर्किंग कमेटीज़ हैं, इवन जो वेटनेरियंस हैं, गवर्नमेंट वेट्स हैं, उनके साथ मिलके कलेक्टिव एफर्ट लेना होगा। क्योंकि अगर हम सिंगुलरली कोई चीज़ें, या अगर मान लीजिए अगर फॉर एग्जांपल हम ABC है, अगर आप केवल ABC पे फोकस कर रहे हैं लेकिन वैक्सीनेशन नहीं कर रहे हैं,
या केवल आप एनजीओस पे फोकस कर रहे हैं लेकिन एबीसीज नहीं हो रहा है, वैक्सीनेशंस नहीं हो रहे, तो पूरा जितना भी स्ट्रेटजी है टोटली फेल हो जाएगा। तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो गवर्नमेंट के लिए मतलब मेरा जो रिकमेंडेशन है, लोगों के थ्रू भी जाना चाहिए गवर्नमेंट को, कि थोड़ा सा कलेक्टिव एफर्ट्स अगर बढ़ाना चाहते हैं तो इन पर्टिकुलर पॉइंट्स पर ध्यान देना होगा। बाद में तो और भी चीज़ें हैं, लेकिन इनिशियली इन चीज़ों को फोकस करने की ज़रूरत है। ओके। सो सर, आप मुझे ये बताइए कि अगर किसी एक रैंडम इंसान को रास्ते पे जाते हुए कोई डॉग या कैट घायल दिखती है, तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए एक्शन के लिए? ओके, एक्चुअली ये बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। नॉर्मली भी जो हमारे पास में लोग आते हैं या थोड़ा सा भी कंसर्न है एनिमल्स के लिए, मतलब नॉट इवन देयर ओन पेट, अगर थोड़ा भी कंसर्न है कि सर हमें कई बार रोड में डॉग दिखता है, हिट हो गया, कुछ भी हो गया, तो क्या करें? तो इसका बहुत बेसिक सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो स्टेप है, क्योंकि जो भी ऐसा रैंडम व्यक्ति रहेगा उसने अपना डॉग देखा हुआ है, लेकिन वो प्रोफेशनल नहीं है जो स्ट्रे डॉग को या कभी कैच करते हैं या पकड़ा हो, या उसको कुछ भी आइडिया नहीं है। सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा योर ओन सेफ्टी, सबसे पहला पॉइंट जो है। सबसे बड़ी भूल लोग क्या करते हैं, सीधा जाते हैं, अप्रोच करते हैं, जो भी एनिमल होगा, डॉग या कैट, इवन कैटल, कोई भी एनिमल होगा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि वो घबराया हुआ रहता है। जी। ऐसी कंडीशन में अगर आप उसके पास अप्रोच कर रहे हैं और आपने अपनी सेफ्टी नहीं ध्यान दी, तो आपको इंजरी हो सकती है। तो कभी भी डायरेक्टली अप्रोच मत कीजिए, पहले उसका बिहेवियर देख लीजिए, वो किस तरीके से इंजर्ड है, क्या हुआ है, पहले एक दूर से ऑब्जर्वेशन करना ज़रूरी है। दूसरा इम्पॉर्टेंट स्टेप ये है कि जब आप उसके पास में जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा, क्योंकि प्रोफेशनली ट्रेंड नहीं है, स्किल्ड नहीं है, तो आप सबसे पहले तो अगर आपके पास कोई एनजीओ या नियरेस्ट वेट का नंबर है, वहाँ कोऑर्डिनेट कीजिए आप। आपको वहाँ से कुछ सहायता नहीं मिलती है अगर, तब आप पास में जाएंगे, सबसे पहले आप उसको हो सके तो थोड़ा वार्म ब्लैंकेट या टॉवल कुछ हो, उससे कवर करने की कोशिश कीजिए। मज़ल होगा आपके पास में, मज़ल अप्लाई कीजिए। आप उसको जितना हो सके कम से कम मूव करें, हो सकता है फ्रैक्चर्ड हो सकता है कोई मेजर इंजरी हो जिसमें उसको चोट और बढ़ सकती है। तो सबसे पहले उसको कवर करें, सिक्योर करें। जो भी हेल्पलाइन नंबर आपके पास अवेलेबल है, या नियरेस्ट, आजकल गूगल का ज़माना है, आपको नियरेस्ट जो भी वेट दिखता है वहाँ ले जा करके आप उसको ट्रीट करा सकते हैं। ये बेसिक चीज़ है जो आप कर सकते हैं। बाकी कुछ जो बहुत कॉमन सेंस वाली चीज़ें, जैसे कि अगर कहीं इंजरी है, आपके पास में जो भी साफ़ कपड़ा है, अगर आपके पास रूमाल है, कुछ भी है, अगर कहीं से ब्लीडिंग हो रहा है, आप उस पॉइंट को प्रेस करके रखेंगे, थोड़ा देर ब्लीडिंग रुक जाएगा, तो आप मूव करना ईजी होगा आपके लिए। ये बेसिक चीज़ें। सबसे ज़्यादा गलती लोग यही करते हैं, एकदम से अप्रोच करते हैं, डॉग वैसे ही डरा हुआ रहता है, या कैट है, उसको आपने एकदम से होल्ड किया, वो बाइट कर सकता है, तो आपको भी रिस्क है, उसकी भी जान पर रिस्क आएगा। ओके। सो अगर आप प्रोफेशनल इस चीज़ में नहीं हैं, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा ऐसे उस पे अप्रोच करें कि आपको भी नुकसान ना हो और उस जानवर को भी नुकसान हो। और सर, इसमें एक पॉइंट मैं आपसे पूछना चाहूँगा, 1962 हमने काफ़ी सुना है, जो कि गवर्नमेंट की एनिमल हेल्पलाइन नंबर है, इसके बारे में सर थोड़ा बताइए। देखिए, 1962 एक्चुअली एक एम्बुलेटरी एम्बुलेंस सर्विस है, जो कि गवर्नमेंट द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट, या थोड़ा कुछ शायद एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ छोटा मोटा चार्ज उसमें रहता है। तो ये यूजुअली जो रूरल एरियाज़ हैं या सबअर्ब्स हैं, वहाँ के लिए ये नंबर है। जबलपुर में भी अवेलेबल है। तो कई बार हमारे पास में भी कॉल्स आते हैं, ऑल्दो हम लोग लार्ज एनिमल नहीं देखते हैं, तो अगर हमारे पास कॉल आता है कि कोई गाय है या कोई फ्रैक्चर हो गया है, घर का भी एनिमल है, थोड़ा रूरल एरिया में रहता है, तो हम 1962 बोलते हैं। तो बेसिकली उसमें जब आप कॉल करते हैं तो उसमें एक एम्बुलेंस सर्विस है, गवर्नमेंट वेट, और उसमें जो वेट टैक्स रहते हैं वो आपके पास में आते हैं, और वो आपके पास में आके जो भी उनके पास में अवेलेबल सर्विस होती है, जैसे ट्रीटमेंट हो गया, इंजेक्टेबल्स हो गए, या कोई मेडिकेशन करना है, वो आपको उसमें प्रोवाइड करते हैं। ऑल्दो एक लिमिटेड सर्विस है, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं हो पाता है, आपको ही पता है, होम विजिट्स में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। तो जब तक आप वेट पे या कहीं हॉस्पिटल नियरेस्ट नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो एक फर्स्ट एड के तौर पे ये सर्विस गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके। और सर, आप हमें ये बताइए कि अगर कोई एनिमल रेस्क्यूअर है जो चाहता है जानवरों की मदद करना, तो वो अपने पास ऐसे कौन से मटेरियल्स रख सकता है, कौन से ऐसे फर्स्ट एड किट रख सकता है जो कि एक घायल जानवर को फर्स्ट एड करने में काम आए? ओके, इसमें तो दो चीज़ें बेसिकली आपको ध्यान देनी, मतलब दो सेगमेंट्स में इनको आप बांट सकते हैं जी। एक तो आपकी सेफ्टी के लिए, जैसे कि ग्लव है, मज़ल है,
इसके अलावा टावल हो गया, जो ड्राई टावल्स होती हैं वो आप रख लेंगे। कुछ बास्केट्स वगैरह रहती है, छोटे पपीज़ हैं उनको आप कैरी कर रहे हैं, कभी वो बाइट कर सकते हैं, ये एक आपका वाला पार्ट हो गया। इसके अलावा आप इसमें बैंडेज रोल्स हैं, जो टेप होते हैं, पेपर टेप जो आप ड्रेसिंग के दौरान यूज़ करते हैं, बीटाडिन सॉल्यूशन है। इसके अलावा आप इसमें जो कॉटन बंडल है, कॉटन रोल है, क्लोरहेक्सिडिन सॉल्यूशन आता है, वो आप रख सकते हैं। इसके अलावा आप बने बनाए गॉज पीस भी अवेलेबल हैं आजकल, क्योंकि कॉटन से इमीडिएट आप ड्रेसिंग करने में थोड़ा टाइम जाता है, तो बने हुए गॉज पीस अवेलेबल होते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। आप कोशिश करें कि जब भी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आवर सेफ्टी फर्स्ट, तो जब भी आप जो भी एनिमल रेस्क्यूअर है, जब किसी भी पेट पे या किसी भी स्ट्रे पे जा रहा है उसको रेस्क्यू करने के लिए, सबसे पहले ट्राई करें कि उसका मज़ल, सॉफ्ट मज़ल यूज़ करें, हार्ड मज़ल ना यूज़ करें, सॉफ्ट मज़ल। अगर मज़ल ईजी नहीं है तो ई कॉलर्स आते हैं, जो कोन आपने देखे होंगे डॉग के नेक के अराउंड, वो कोन्स आप अप्लाई कर सकते हैं उनको, जिससे आपकी हैंडलिंग ईजी हो जाएगी। इसके अलावा आप कुछ और भी चीज़ें, जैसे सलाइन है, नॉर्मल सलाइन हो गया, और सिरिंज हो गया, जो आप डिस्पेंसिंग, जो ओरल कुछ भी आपको सिरप पिलाना है, वो सिरिंज वगैरह आप साथ में रख सकते हैं। तो सर काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशंस अभी आपके द्वारा हमें मिल गई है, और मैं आशा करता हूँ कि जितने भी लोग देख रहे हैं उनको ये सारी इन्फॉर्मेशंस बहुत काम आएगी। तो इसके बाद सर मैं आपके आपके बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ कि बीइंग अ वेटनरियन ये कैसी जर्नी थी आपके लिए अभी तक? देखिए, ये एक्चुअली थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सवाल है। उसका रीज़न ये है कि एक्चुअली क्या है ना कि बीइंग अ वेट इज़ अ वेरी गुड जॉब। मतलब एक अच्छा लगता है, आप अगर एक वेटनेरियन है, आपके पास में कोई डॉग आता है, आप उसको ट्रीट करते हैं, ठीक करते हैं। लेकिन ये एक्चुअली क्या है ना, एक कंपैशन और प्रोफेशनलिज्म का बैलेंस करने वाली बात है। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि एट द एंड ऑफ द डे आपके पास में कई बार बहुत बहुत अच्छा फ़ील करते हैं आप। कई बार आप ऐसी सर्जरीज़ करते हैं या कई बार ऐसे ट्रीटमेंट करते हैं जो आपने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा अंडरगो होगा और उसकी इतने अच्छे रिस्पॉन्स आएगा। तो आपको हो सकता है लास्ट में बहुत सुकून मिले कि मैंने बहुत अच्छा काम किया आज, एक डॉग सेव हो गया, एक कैट सेव हो गई, या जो भी है। लेकिन कई केसेस में आप देखेंगे तो लास्ट में कभी कभी गिल्ट भी रहता है। तो इट इज़ अ गुड जॉब, बट इट इज़ नॉट अ गिल्ट फ्री जॉब। तो इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो मतलब एक रीसेंट डेटा, इवन कई साल पुराना है लेकिन बार बार उछल के सामने आता है। सबसे ज़्यादा सुसाइड रेट प्रोफेशनलिज्म में अगर देखेंगे, प्रोफेशनल सुसाइड्स अगर आप देखेंगे, तो वो अगर कहीं पे भी हो, वेटनेरियंस में सबसे ज़्यादा। और ये आप कई और दूसरे पॉडकास्ट में भी सुनेंगे, इवन कई बार अगर आप गूगल पर भी जाके देखेंगे तो आपको ईजिली मिलेगा। तो उसका रीज़न ये है कि क्या होता है कि आप एनिमल को ट्रीट कर रहे हैं, एनिमल बोल नहीं सकता। अगर आप एनिमल को ट्रीट कर रहे हैं, आप उसको नहीं सेव कर पाते हैं किसी कारण से, तो क्रिटिसिज्म और वो तो चलो अलग जगह, हर बार नहीं भी होता है। लेकिन जो आपके अंदर एक गिल्ट पैदा होता है, वो आपको धीरे धीरे घुटन पैदा करता है एट द एंड ऑफ द डे। और ये मेरे साथ कई बार हुआ है। और हम लोग अगर, जैसे अगर कोई भी एनिमल ट्रीट कर रहे हैं, तो हम लोग का बेसिक ये रहता है कि भाई उसको पेन फ्री या उसका जो ओवरऑल एनवायरनमेंट है वो अच्छा रहे। लेकिन अगर हम वैसा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हमें बहुत, हमको पेन होता है। तो कई केसेस में ऐसा हुआ है। ऑल्दो अगर ओवरऑल पिक्चर देखा जाए तो बहुत अच्छा प्रोफेशन है। और जब से मैं इसमें एंटर हुआ हूँ, इवन मैं बहुत पहले से सोचता था, बचपन से ही मैं सोचता था कि मुझे वेटनेरियन ही बनना है। और जब से मैं इसमें हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा जो लोगों का पर्सपेक्टिव था इसको लेके कि ढोर डॉक्टर हैं या गांव में ही जॉब होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जहाँ भी रहेंगे, अगर आप अपने प्रोफेशन को अगर आप हाईलाइट खुद ही कर रहे हैं और अगर अपने प्रोफेशन के प्रति आप ईमानदार हैं, तो आप बहुत आगे जाएंगे। ये डेफिनेटली, ये यंग वेट्स के लिए खास तौर पर मैं बोलूँगा, क्योंकि जो भी आजकल मैं देख रहा हूँ, जो अच्छे नया पॉपुलेशन आ रहा है, वो मैं देख रहा हूँ काफ़ी इंटरेस्टेड है फील्ड में। खास तौर पे अभी लड़कियों का संख्या बहुत बड़ी है इस फील्ड में। जो भी नए अभी जो बैच निकल रहे हैं, उसमें लड़कियों की संख्या बड़ी है, और लड़कियाँ थोड़ा और कंपैशनेट होती हैं एनिमल्स के प्रति। तो जितना, सबसे पहली चीज़ तो आपको पता है कि अगर वेटनरी फील्ड में आना है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तो अलग है, सबसे पहली चीज़ कंपैशन है। अगर आपके अंदर पेट को, इवन कोई भी एनिमल को लेके कंपैशन है, तो आप फील्ड में ठीक ठाक से बहुत अच्छा तक भी कर सकते हैं। और अगर आपके अंदर केवल ये है कि मेरा जॉब है,
मुझे करना है और ख़त्म करना है, तो उसमें आई कैन नॉट गारंटी कि आप बहुत अच्छा कर, हो सकता है कर भी लें, लेकिन आई कैन नॉट गारंटी कि आप बहुत अच्छा कर भी पाएंगे। तो ये बेसिक फंडामेंटल्स हैं ये जॉब के। ओके। और बाकी अभी अभी मैं देख रहा हूँ कि कई सारे जो यंग वेट्स हैं वो अभी नया नया, जैसे पहले ऐसा होता था कि बहुत एक ब्रॉड ब्रॉड चीज़ों पे हम लोग सरवाइव करते थे क्लिनिक्स में, लेकिन अभी आप देखेंगे ऑप्थेल्मोलॉजी में जा रहा है नया डॉक्टर, जो है ऑप्थेल्मोलॉजी है, ऑन्कोलॉजी है, ऑर्थोपेडिक्स है, स्पेसिफिक सर्जरीज हैं, ऐसा जा रहा है। तो मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है कि हमारी फील्ड में इतनी वर्सेटैलिटी आ रही है। पहले जैसे आप ह्यूमन डॉक्टर से कंपेयर करते थे तो उनमें ऐसा होता था कि वो काफ़ी सारी चीज़ों में प्रैक्टिस करते थे, हम लोग केवल 2-4 इंजेक्शन लगा करके और ट्रीट कर रहे थे, लेकिन अभी चीज़ें इम्प्रूव हो रही, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ओके। सो सर मुझे आप ये बताइए कि अगर कोई वेटनरी डॉक्टर नहीं है या उसे इतना नॉलेज नहीं है, उसके पास कोई डिग्री नहीं है या कोई डिप्लोमा नहीं है, बट वो एक अच्छा इंसान है और पशुओं के प्रति थोड़ी सी करुणा रखता हो, और उसे चाहिए कि वो कभी भी किसी जानवर को ऐसे देखे तो वो अपने तरफ से कुछ मदद उसे कर सके, तो एक अच्छे इंसान के लिए आपका क्या सजेशन रहेगा कि वो कैसे एक जानवर की मदद कर सकता है? ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि आपको वेटनरी डॉक्टर होना ही ज़रूरी नहीं है, और मेन जो हमारा पार्ट था कंपैशन, कंपैशन है तो ऑटोमेटिकली चीज़ हो जाती है, उसमें बताने की भी कोई नीड नहीं है। आप लोग ही मेरे सामने हो, ना आप वेटनरी डॉक्टर हो, ना आपके पास डिप्लोमा है, लेकिन फिर भी आप हेल्प कर रहे हैं। तो हेल्प करने के बहुत सारे ज़रिए हैं। आप उसको सही जगह पहुंचा सकते हैं, बीइंग अ गुड ह्यूमन, या आप उसको केवल अच्छा खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, या आप उसको इवन आप देख रहे हैं कई लोग आजकल ब्रीड डॉग्स परचेज कर रहे हैं। तो जो एक फंडा है अडॉप्ट डोंट शॉप वाला, वो फॉलो करेंगे तो अपने आप में एक हेल्प। तो कई लोगों के घर पे आप देख रहे हैं कि जो भी स्ट्रीट एनिमल्स हैं उन लोग कहीं जंगल में नहीं रहते, दे आर नॉट फेरल। फेरल एंड स्ट्रे में बहुत डिफरेंस है, आप कई लोग नहीं जानते होंगे शायद। फेरल डॉग्स और स्ट्रे डॉग्स, स्ट्रे डॉग्स कम्युनिटी में रहते हैं, फेरल डॉग जो जंगल में छोड़ दिए गए हैं, खुद शिकार करके मार के खा रहे हैं, वो फेरल डॉग्स। तो स्ट्रीट डॉग्स टोटली हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। थोड़ा सा मैं डॉग्स के बारे में ज़्यादा बोल दूँ क्योंकि थोड़ा ज़्यादा हार्ट में थोड़ा ज़्यादा उनके लिए एक जगह है। तो जो भी स्ट्रीट डॉग्स हैं वो टोटली हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आप केवल उसको कुत्ते की तरह देख रहे हैं तो आपको एक परेशानी लगेगी, लेकिन अगर आप उसको देख रहे हैं कि एक लिविंग क्रिएचर है, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर से जो हेल्प करने का भाव है निकल के आएगा। तो उसमें कोई सीखने वाली बात नहीं है, आप उसको खाना दे सकते हैं। आजकल ऐसा भी नहीं है कि बहुत महंगे डॉग फूड, सस्ते वाले भी आते हैं, बेसिक सा डॉग फूड एक लेकर के रख सकते हैं। अगर आप घर में नहीं बना पा रहे हैं, उसके लिए सेपरेटली नहीं बना पा रहे हैं, तो आप उसके लिए थोड़ा फूड दिन में एक बार भी आप देंगे, उसको बैठने की एक जगह, साफ़ पानी का बाउल रख दीजिए। छोटा मोटा इंजरीज या कुछ होता रहता है तो छोटे मोटे आप फार्मेसी से मेडिकेशन डॉक्टर से पूछ करके सलाह से आप दे सकते हैं। ये बेसिक चीज़ें जो आप कर सकते हैं, इसमें और कोई ऐसा कोई अलग से ट्रेनिंग करने का ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो जो लोग काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं स्ट्रीट एनिमल में हेल्प कर रहे हैं, वो धीरे धीरे करके काफ़ी बेसिक चीज़ें तो समझ ही जाते हैं। छोटा मोटा ड्रेसिंग है, छोटी मोटी बीमारियाँ, मेंज वगैरह है, या मियासिस जिसको हम लोग मैगोटेड वूंड बोलते हैं, उसको कैसे ट्रीट करना है, कौन सा पाउडर डालना है, उसको कैसे होने से रोकना है, नया पपी हुआ तो उसको कैसे रखना है, ये बेसिक चीज़ें लोग आजकल जानने लगे। तो इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है कि उसको कैसे हेल्प कर सकते हैं, बस आपके दिल में करुणा होगी तो ऑटोमेटिकली चीज़ें निकल के आएंगी। सो आपने जैसा कि देखा सर ने कंपैशन से रिलेटेड इतनी बात किए हैं अभी, और मैं जितना सर को जानता हूँ सर के पास भी एक डॉग है जो दो कि हैं एक्चुअली, 2 डॉग्स हैं जो कि जिसमें से एक शायद ब्लाइंड ब्लाइंड डॉग है। जी। तो सर उनके बारे में थोड़ा सा बताइए हमें। देखिए वो डॉग तो नहीं बोलता हूँ, बच्चे हैं और जो दोनों का नाम बहुत सिमिलर है। एक का नाम दगड़ू है। दगड़ू बेसिकली बचपन में बहुत मोटा ताज़ा था, तो इसलिए उसका नाम मुंह से ही निकल गया दगड़ू, तो तब से दगड़ू नाम है उसका। और दगड़ी जो है उससे मिलती जुलती है, इसलिए उसका नाम दगड़ी। और जो फीमेल है, वो दगड़ी जो है फीमेल है, दोनों स्पेड एंड न्यूटर्ड है। और फीमेल जो है बेसिकली बचपन से ही उसको कुछ आई डिफेक्ट था जिसके कारण एक आँख से वो ब्लाइंड थी, तब वो रोड पे ही रहती थी। उसके बाद दूसरी आई में उसके ग्लूकोमा या कुछ और डिसीज़ डेवलप होने के कारण वो आँख भी उसकी काम नहीं करती। अब दोनों मेरे पास में ही हैं और
हम लोग उनके बिना नहीं रह सकते। ओके। इसके अलावा भी एक पॉइंट और है, अभी जब भी कोई और दूसरा डॉग भी मिलता है, जैसे हम लोग कंपैशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात कर रहे हैं, अगर आपका बिहेवियर, जो एनिमल है ना वो आपका बिहेवियर सेंस करता है, तो आप नोटिस करेंगे अगर कोई एग्रेसिव ह्यूमन है, कोई भी ऐसा इंसान है जो मन में जिसके कुंठा होगी या जो चिड़चिड़ा या बेकार स्वभाव का होगा, एनिमल भी उसके पास में नहीं जाता। ये बहुत बहुत कॉमनली आप ऑब्जर्व करेंगे। अगर आप घर से निकल रहे हैं और अगर डॉग्स ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये आजकल बहुत रील भी आती है इसकी, अगर आप घर से निकलते हैं, काऊ है, डॉग ऑटोमेटिकली आपके पास आ रहे हैं, स्मेल कर रहे हैं, टेल वैग कर रहे हैं, तो मतलब आप अच्छे इंसान हैं। तो ये पहला पॉइंट है अच्छे इंसान होने का, डॉग्स अट्रैक्ट होंगे, आप अच्छे इंसान हैं। वाह। ये सरकार की भी कुछ जिम्मेदारी थी, जो कि एनिमल बर्थ कंट्रोल के रूप में काफ़ी सालों से ये एक तरह से चल रहा है कि हर शहर में एक एनिमल बर्थ कंट्रोल है, शायद कागज़ों में है या कहीं कहीं पे फिजिकली भी है, बट वो काम आज तक नहीं हमको दिख पा रहा है, क्योंकि आप भी ये चीज़ से रिलेट करते हैं कि इनकी पॉपुलेशन कंट्रोल करना एक आम इंसान के बस की बात नहीं है। ये एक गवर्नमेंट का प्रॉपर प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ये कर सकते हैं। तो कहाँ पे गवर्नमेंट लैग कर रही है और आज तक ये अच्छे से प्रोसेस क्यों नहीं हो पाया? तो देखिए, एक्चुअली क्या है ना, इट इज़ ऑल अबाउट प्रायोरिटीज़। गवर्नमेंट की प्रायोरिटी ही नहीं है। अगर आप फोकस करेंगे तो एनिमल्स पे किसी को कुछ नहीं पड़ी हुई है, कौन सा ABC क्या है। अभी आपने देखा होगा गौशाला का बड़ा प्रचार चल रहा था गवर्नमेंट की तरफ से कि गौशाला बनेगी और उसमें गायों को रखेंगे, लेकिन आप देखेंगे दयनीय स्थिति है बहुत। अगर आप देखेंगे गाय अभी भी पॉलीथीन खा रही है। 80% हिंदूज़ हैं, लेकिन आप देखेंगे उसी मंदिर के सामने जहाँ पे पत्थर का नंदी है उसको पूजेंगे, और जो रोड में गाय जब पास में खड़ी है उसको लट्ठी मार के भगाएंगे। तो अगर आप देख रहे हैं, आप खुद भगवान के प्रति निष्ठावान नहीं है, तो जिंदा जानवर की तो छोड़ ही दीजिए। अब रहा गवर्नमेंट की बात, तो गवर्नमेंट एक्चुअली आप देख रहे हैं उसका फोकस नहीं है, एज सच फोकस नहीं है। एक तो ओवरऑल स्ट्रे पॉपुलेशन हो, इवन वाइल्ड लाइफ हो, क्योंकि मैं वाइल्ड लाइफ से हूँ, तो मेरे को बहुत बुरा लगता है जब मैं देखता हूँ कि इतने जंगल कट रहे हैं, इतना डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। अभी इतनी गर्मी पड़ी है, 2027 तो जानलेवा होने वाला है, बारिश नहीं हो रही है, लगभग मानसून का टाइम आ गया, नो बारिश। तो इस सब का कारण हम ही लोग हैं, और अल्टीमेटली गवर्नमेंट के ऊपर क्या कोई प्रेशर नहीं है। और जो एनिमल्स के लिए या स्ट्रे के लिए या पेट के लिए, ओवरऑल एनिमल्स के लिए जो भी कम्युनिटी कर रही है वो बहुत छोटी है, उसका इतना प्रेशर नहीं आता। हम लोग कहीं चक्का जाम करके बैठ जाएंगे, कोई नहीं ध्यान देने वाला। जैसे कोई अगर लॉयर्स बैठ जाएंगे तो पता चलेगा कि हाँ भाई लीगल सिस्टम ठप हो रहा है, या सारे डॉक्टर्स बैठ जाएंगे तो पूरा हेल्थ केयर सिस्टम, तो एनिमल वेलफेयर वाले बैठ जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला। तो डेमोक्रेसी में थोड़ा सा इश्यूज़ तो रहेंगे, ऑल्दो गवर्नमेंट के तरफ से जो देख रहे हैं आप ABC प्रोग्राम हर जगह, लेकिन इट इज़ अ कंप्लीट फेलियर जो मैं नोटिस कर रहा हूँ। और मुझे ऐसा लगता है केवल कंप्लेंट्स पे ही लोग आते हैं कि हमारे घर के सामने कुत्ता भौंक रहा है या 4 कुत्ते हो गए, आप इन्हें ले जाओ, तब तो वो लेके जाते हैं। जो उनको खुद से करना चाहिए कि जैसे जोन डेवलप्ड है अपने यहाँ पे, कि एक ये आपका कठौंदा वाला एरिया है, एक आपका जो कैंट वाला एरिया, 2 जगहों पे चल रहे हैं, तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा, लेकिन कैपेसिटी बहुत कम है। इतनी ढिलाई से काम होएगा तो मुझे नहीं लगता कि पॉपुलेशन कभी कंट्रोल होगी। इवन आप देखेंगे रैंडमली आपको कहीं ना कहीं अनन्यूटर्ड एनिमल दिखेगा ही दिखेगा, और अगर अनन्यूटर्ड एनिमल है दैट मीन्स की पॉपुलेशन डेफिनेटली बढ़ेगी। और इन लोग प्रोलिफेरिकली इन लोग जो है ना ब्रीड करते हैं। अभी एक फीमेल अगर बच्चे देती है तो अराउंड 7, 8, 6, 5 का एक एवरेज लीटर मान के चलिए। अगर उसमें से 2 फीमेल भी सर्वाइव कर गई, पार्वो नहीं हुआ, कोई बीमारी नहीं हुई, तो डेफिनेटली वो भी बच्चे देंगी। और एवरी 6 मंथ्स में इनका हीट आता है, उसके बाद ये बच्चे देते हैं। तो इस हिसाब से, इस दर से देखेंगे तो 4 टाइम्स डेवलपमेंट हो रहा है पॉपुलेशन का। तो आप कहाँ पे हो? आप केवल 2-4 डॉग पकड़ रहे हैं, उसको आप ऑपरेट कर रहे हैं और छोड़ दे रहे हैं। तो इस दर से तो नहीं होने वाला। तो गवर्नमेंट को फोकस करना पड़ेगा, जोन वाइज थोड़ा सा ABC और डेवलप करने पड़ेंगे, साथ में ही एंटी रेबीज़ प्रोग्राम भी उनको कंटिन्यूएशन में चलाना पड़ेगा। जो भी NGOs काम कर रहे हैं, जो अभी तक काम करके काफ़ी कुछ अपने आप को साबित कर चुके हैं, नॉट ऑल NGO, लेकिन जो भी साबित कर चुके हैं कि वो पोटेंशियल है उनके पास में, उनके साथ
जो हमने बताया था कलेक्टिव टर्म, तो कलेक्टिवली उनको साथ में आकर के करना पड़ेगा। गवर्नमेंट अकेले नहीं कर सकता, ना कोई एनजीओ अकेले कर सकता, ना इंडिविजुअल अकेले कर सकता है। आप देख रहे हैं कि आप कोई भी कुछ, इवन आप कोई मेडिकेशन भी आप लेने जाएंगे, सारे बहुत चार्जेस हैं, बहुत हाई है। अगर आपको स्ट्रे एनिमल के हिसाब से करना तो अच्छा शेल्टर डेवलप करना पड़ेगा। जैसे अभी आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था सारे डॉग्स को पकड़ के शेल्टर में डालेंगे, लेकिन शेल्टर है कहाँ? कोई शेल्टर नहीं है। अच्छे शेल्टर्स डेवलप हों, हर सिटी में होना चाहिए। वहाँ पे पर्सनलाइज वहाँ का वेटनेरियन होना चाहिए जो उसके लिए ही काम करेगा। उसका और कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं रहेगी, कहीं और भी जाना है या कहीं से और अटैच कर दिया है, किसी और फील्ड में था उसको अटैच कर दिया कि 2 दिन यहाँ देखेगा, ऐसा नहीं। एक सेपरेट वेटनेरियन होना चाहिए, साथ में सपोर्टिंग स्टाफ होना चाहिए, और सारे लोग मिलके एक शेल्टर चलाएं, एक प्रॉपर एबीसी चले, या साथ में मर्ज होके भी चल सकता है, और ये गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के अंडर में रहे। इसका सेपरेट फंड हो, और वो फंड हमेशा ऑडिट होता रहे, जिससे कि आपको पता रहे कि कितना अमाउंट आ रहा है, जा रहा है। तो उसके हिसाब से जब कलेक्टिवली आप फोकस करेंगे तो फिर चीज़ें बेटर हो सकती हैं। गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना होगा। ओके सर, आपने जैसे शेल्टर वर्ड यूज़ किया, तो इससे आप थोड़ा सा इलेबरेट कीजिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने जब ये कोर्ट ने जब ये कहा था कि सारे डॉग्स को उठा के एक शेल्टर में भर दिया जाए, तो बहुत सारे ऐसे लोगों को मिसकंसेप्शन हुआ था कि इनको शेल्टर में रखा जा सकता है, कि एक शेल्टर हमने बनाया, पॉन्ड्स जिसे टर्म दिया गया था, तो एक पॉन्ड बनाया और उसमें सारे डॉग्स को भर के रख दिया। क्या ये पॉसिबल है? देखिए, पाउंड्स में डॉग को रखना, आप यूएस में देखेंगे या कोई दूसरी बड़ी कंट्रीज़ में देखेंगे, वहाँ डॉग पाउंड सिस्टम है, लेकिन उनके टर्म्स एंड कंडीशन भी हैं। उनके यहाँ पे अडॉप्शंस होते हैं। अपने यहाँ कोई अडॉप्शन ड्राइव नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से भी नहीं है। और साथ में सारे डॉग्स को रखना इज़ नॉट सेफ, क्योंकि उसमें होगा क्या, एक तो डिसीज़ का खतरा बढ़ेगा। मान लीजिए आपने 10 डॉग्स को कैप्चर करके एक जगह पे एक स्थायी या अस्थायी शेल्टर में आपने डाल दिया। अगर एक को रेबीज़ है, आपको नहीं पता, अभी उसने डेवलप नहीं किया, एक को रेबीज़ है, कैनाइन डिस्टेम्पर आप जानते होंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग बीमारी है, सीवियर बीमारी, एक को भी है, पूरी पॉपुलेशन को होगा। तो जितने बेचारे या तो मरेंगे या दूसरों को मारेंगे। उनके अंदर टेरिटोरियल फाइट तो होता है, वो भी आपने देख रखा है। तो अगर एक डॉग जो स्ट्रॉन्ग टेरिटोरियल इंस्टिंक्ट है जिसके अंदर, और अगर वो अल्फ़ा है, तो जो छोटे मोटे बेचारे साथ में, उनकी तो जान जाएगी जाएगी। चलो आप डॉग की केयर नहीं भी करते हैं, आप अपनी केयर भी करते हैं, तो जो वन हेल्थ कॉन्सेप्ट है, मतलब कि पेड़ पहाड़ पौधे जानवर ह्यूमन सब एक कॉन्सेप्ट में आते हैं, जहाँ पे सारी सारी चीज़ें जब एक हेल्थ में रहती हैं तो सब कुछ अच्छे से चलता है। वन हेल्थ कॉन्सेप्ट है, बहुत वसुदेव हाँ कुटुंबकम जी, भी वैसे ही कहा मान गया लीजिए है। आप। करेक्ट। तो इस केस में अगर आप, चलो आप बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि अपने बारे में ही सोच रहे हो कि डॉग वॉग गया भाड़ में, लेकिन कल को अगर वो डॉग एस्केप आउट हो गए या छोड़ दिए गए वापस से बाहर, सबको रेबीज़ हुआ या सबके अंदर धीरे धीरे सिम्टम आने लगे, तो वो फिर आपके बाइट केसेस बढ़ेंगे। और ऐसे डॉग ना एजिटेटेड हो जाते हैं। एक बार आपने साथ में रखा, वो चिड़चिड़ा हो गया, फिर उसका बिहेवियर वैसा वैसा होने लगेगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप, हाँ, अगर शेल्टर बना रहे हैं उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज किया जाए तो डेफिनेटली यूज़ किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए फिर मैन पावर बहुत लगेगा। करेक्ट। आपको उतना स्टाफ चाहिए, उतना बहुत बड़ा स्पेस चाहिए, उनको ओपन एरिया, क्लोज एरिया सारा चाहिए। अभी हमने कुछ फुटेज देखी है बीच में, जहाँ पे रेंडमली कैच करके कोई पर्टिकुलर एक केज बना दिया गया, उसमें डाल दिया है डॉग्स को, तो उसमें कीचड़ है, खाने के लिए सूखी रोटियां डाल दे रहे हैं, तो इसमें तो टोटली इनह्यूमेन है ये। तो ये तो बिल्कुल भी वर्किंग नहीं होने वाला आगे तो। और अगर आप कोई अच्छी दूसरी कंट्रीज़ का भी आप एग्ज़ाम्पल देखेंगे, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो उन लोगों ने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया है। और मेनली क्या है ना कि आपको जैसे स्ट्रे पॉपुलेशन है, ज़रूरी नहीं कि आप उनको कैप्चर ही करके रखें। अगर आप उनको बस उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहे हैं ह्यूमेनली, मतलब ये नहीं है कि जहर दे के पॉपुलेशन कंट्रोल ABC है वगैरह, उससे कर रहे हैं, तो आपका प्रॉब्लम आने वाले 1 दशक में ऑटोमेटिक। सर, हमारे साथ अभी अभी कुछ समय पहले एक ऐसा केस हुआ कि किसी स्ट्रे डॉग को ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट थी और हमारे पास उस समय कोई वेट अवेलेबल नहीं था, तो हमने रैंडम किसी वेट का नंबर लिया और उसका ट्रीटमेंट हम लोगों ने कराया, बट अनफॉर्चुनेटली हम उसे बचा नहीं पाए। और जब बाद में हमने थोड़ा इन्वेस्टिगेट किया तो हमें पता चला कि वो वेट डॉक्टर ही नहीं थे। जी। सो कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं
कि देखिए अभी आ, एक बहुत कॉमन दिक्कत हो रही है लोगों के साथ में आजकल। हम जबलपुर में खासतौर पर हम अपने रीजन की बात करें, कई सारे मैं ऐसे पॉइंट आउट नहीं कर सकता हूँ या नाम नहीं लूँगा, लेकिन कई सारे ऐसे क्लिनिक्स हैं जो एग्जिस्टिंग हैं, लेकिन उनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है एज इट इज़। मतलब उसमें कोई वेटनेरियन नहीं है। इवन कुछ लोग ऐसे हैं जो BHMS या BAMS डिग्री होल्डर हैं, वो केवल नाम के लिए उन्होंने डिग्री लगा रखा है कि डॉक्टर नाम आ जाए। तो यू कैन नॉट प्रूव देम कि दे आर नॉट डॉक्टर्स, लेकिन दे आर नॉट वेटनरी डॉक्टर्स। अगर आप वेटनरी फील्ड में वर्क कर रहे हो तो आपके पास VCI से, वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है, उससे रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, या स्टेट जो वेटनरी काउंसिल है उससे रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है आपका तो यू आर नॉट अलाउड टू बी अ प्रैक्टिशनर इन वेटनरी फील्ड, आप नहीं कर सकते। इसके अलावा एक डिप्लोमा होता है, तो डिप्लोमा बेसिकली 2 साल का होता है, और जो डिग्री होती है वो BVSC एंड DH कहलाती है। डिप्लोमा जो है वो वेटनरी डिप्लोमा ही उसको बोलते हैं। जो डिग्री है वो रहती है 5.5 ईयर्स प्लस इंटर्नशिप रहता है, बड़ा कोर्स है, प्रॉपर प्रोफेशनल कोर्स है। और जो डिप्लोमा है, डिप्लोमा बेसिकली 2 साल का, उसमें बहुत शॉर्टली आपको सिखाया जाता है। ये केवल आपको एक वेट टेक्नीशियन के तौर पर डेवलप करता है, और वो आपको केवल इतना अलाउ करता है कि आप एक वेटनेरियन के अंडर में जैसा वो गाइड करते हैं उसके हिसाब से आप उसको ट्रीट कर सकें। और आपको केवल 2 साल इसलिए पढ़ाया जाता है कि अगर आप जो भी टर्म्स वेटनेरियन या डॉक्टर यूज़ कर रहा हो उसको आप इजीली ग्रास्प कर पाएँ और उसको आप एग्जीक्यूट कर पाएँ, क्योंकि एक अनस्किल्ड जो भी वर्कर है वो नहीं कर पाएगा, एक स्किल्ड वर्कर बनाने के लिए बेसिकली। अभी जो प्रॉब्लम आ रहा है ये है कि कई सारे लोग बिना डिग्री के, इवन कोई डिप्लोमा भी नहीं है उसके बिना भी कई लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। कई सारी पेट शॉप्स हैं अनरजिस्टर्ड हैं, जिनमें धड़ल्ले से वैक्सीनेशन हो रहा है अनटाइमिंगली। कोई टाइम नहीं है, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि कितनी एज में कौन सा वैक्सीन लगना है, कब डिवॉर्मिंग करना है। रेंडमली कुछ भी कोई भी दे रहा है, कोई फार्मा का लाइसेंस नहीं है उनके पास में, मेडिकेशन डिस्पेंस कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम आ रहा है। इसके अलावा कुछ ऐसे क्लिनिक्स हैं ऑल अराउंड जबलपुर, रांझी से लेकर के आप अपना जो ये गढ़ा एरिया है और आधार ताल में भी हैं, कई जगहों पे जहाँ पे वेटनेरियंस है ही नहीं। या तो डिप्लोमा होल्डर है कोई ना कोई जो वेटनेरियन बन के प्रैक्टिस कर रहा है। वेटनेरियन टर्म एक्चुअली कलेक्टिव है, लेकिन जो वेटनरी डॉक्टर है, वेटनरी डॉक्टर बन के वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत सारे लोग घर जा रहे हैं, घरों में जाके होम विजिटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। होम विजिटिंग इज़ नॉट बैड अनटिल वो वेटनेरियन ना हो। अगर वेटनेरियन नहीं है तो यूजलेस है। और कई सारे केसेस में हमने देखा है कि एनिमल लास्ट में कोलैप्स कर जाता है। हमारे पास में कई बार 3 या 4 दिन के बाद में जब ट्रीटमेंट हो चुका रहता है गलत सलत, फिर हमारे पास में आता है, वो ट्रीट हो रहा होता है गैस्ट्रोएंटराइटिस के लिए। बाद में पता चलता है कि टिक फीवर था, लेकिन वो क्योंकि जो अहम स्टार्टिंग के जो डेज थे 4-5 डेज वो चले गए। इसके कारण क्या होता है, एनिमल को हम लोग लास्ट में बचा नहीं पाते। अब लास्ट में आपके पास केवल पछतावा रह जाता है। इसमें रोल एक्चुअली गवर्नमेंट का होना चाहिए। हम लोगों ने अपना एक लोकल ऑर्गेनाइजेशन भी डेवलप किया था यहाँ पे, वेटनरी यंग वेटनरी एसोसिएशन करके। अभी वो थोड़ा सा इतना हम लोग साथ में अभी नहीं मिल पा रहे हैं। नहीं तो हमारा ये आगे स्टेप था कि जितने भी ऐसे जो फेक डॉक्टर्स हैं या क्वैक्स बोलते हैं इनको, जितने भी क्वैक्स हैं इनको हमको गवर्नमेंट के थ्रू इनको टारगेट करके इनको ख़त्म करना था, क्योंकि अल्टीमेटली पेट सफ़र करता है। फाइनेंशियल लॉसेस तो होते ही हैं। अगर आप किसी भी कहीं पे भी जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो फ़ीस नहीं लेगा, क्वैक है तो फ़ीस नहीं लेगा, फ़ीस लेगा, वहाँ भी आप पैसा दे रहे हैं, वहाँ पे आप जाके ट्रीटमेंट करा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या, कोई प्रोफेशनलिज्म तो है नहीं, ना उनको प्रॉपर ट्रेनिंग। अल्टीमेटली एनिमल कोलैप्स हो जाता है। इवन कई जगहों पे मैं देख रहा हूँ कि जो ग्रूमिंग पार्लर्स वगैरह हैं वहाँ पे एक ट्रेंड बन गया है कि अगर कोई भी फैसिलिटी जो एनिमल से रिलेटेड होगी उधर एक वेटनेरियन का होना बड़ा ज़रूरी है। ऐसा है नहीं। अगर आप एक ग्रूमर है, बहुत अच्छे ग्रूमिंग पार्लर्स भी हैं यहाँ पे, मैं स्पेसिफिकली किसी का नाम नहीं ले रहा, कुछ बहुत अच्छे ग्रूमर्स हैं जो सेपरेटली अपना ग्रूमिंग का ही काम कर रहे हैं। ना वो मेडिसिन डिस्पेंस करते हैं, ना वो ट्रीटमेंट करते हैं, केवल ग्रूमिंग करते हैं, ये उनका काम है, तो उनको बहुत अच्छे से कर रहे हैं। कई सारे लोग ऐसे हैं जो ग्रूमर भी बनना चाह रहे हैं, उनको शॉप भी खोलनी है। शेड्यूल एज ड्रग जो अलाउड नहीं है, जैसे कि एक आपने एक नाम सुना होगा ज़ाइलाज़िन, जिसको ज़ॉम्बी ड्रग बोलते हैं, वो बड़ा खतरनाक है, लेकिन उसकी डिस्पेंसिंग इतनी ईजी, आप भी जाके ले सकते हो। आप मार्केट जाइए, 30 ml की वाइल आपको मिल जाएगी। तो मैं एडवाइस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये खतरनाक है। कल को कोई किसी को कुछ लगा दे या कोई मिसयूज़ हो जाए तो वो तो कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा इसकी।
तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल गवर्नमेंट ही कर सकते हैं, हम अपने एंड पर नहीं कर सकते। हम किसी को लेटर हेड पे लिख के नहीं दे सकते कि क्लिनिक बंद करो। तो अपने यहाँ लोकल जबलपुर में कोई अथॉरिटी अभी ये नहीं कर रही है कि उसके पास में सारे क्लिनिक्स का लिस्ट हो। आप गूगल पे जाइए, जा कर के आप बिजनेस कैटेगरी में सर्च करेंगे पेट क्लिनिक, कम से कम 16 से 18 क्लिनिक रजिस्टर्ड, लेकिन लोकेशन पे जाएंगे आधे से ज़्यादा आपको मिलेंगे ही नहीं वहाँ पर। ओके। तो आई एम नॉट अगेंस्ट एनी वेट और किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन एक बेसिक चीज़ है कि अगर आप कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, अगर ह्यूमन की बात कर लें, अगर आप कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है और आप किसी का ओपन हार्ट सर्जरी कर रहे हैं तो ये तो गलत है। करेक्ट। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि एज अ पेट ओनर आप कहाँ जा रहे हैं, किसके पास में। अगर जो गाइडलाइंस देखी जाए तो जहाँ किसी भी वेट पे आप जाते हैं, जैसे आप मेरे यहाँ भी आए होंगे, बाहर लॉबी में देखेंगे तो हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो बाहर ही लगा हुआ रहता है। उसका 5 साल का टेन्योर होता है, एवरी 5 ईयर्स में वो रिन्यू होता है। मेरा रिसेंटली हुआ है, हर 5 साल में रिन्यू होता है। तो जो अथॉरिटीज़ उनको पता रहता है कि ये जो वेटनेरियन है वो सर्वाइविंग है अभी भी, क्योंकि कई बार कोई अनहोनी हो जाती नहीं है या कोई प्रैक्टिस छोड़ चुका है। अगर सर्वाइविंग है और वो फॉलो अप कर रहा है अपने प्रैक्टिस लाइसेंस का, दैट मीन्स कि इज़ अ वेटनेरियन। अगर आप नहीं हैं तो इवन अगर मैं भी रजिस्ट्रेशन अपना रिन्यू नहीं कराऊंगा तो आई एम नॉट अलाउड टू प्रैक्टिस। तो यहाँ पे इवन कई सारे लोगों से मैंने सुना है कि सर बहुत गलती हो गई, हम वहाँ यहाँ चले गए थे। तो अच्छे वेट्स हैं अवेलेबल, होम विजिटिंग में भी हैं, इतना बड़ा वेटनरी कॉलेज है, आप वहाँ भी जा सकते हैं, बहुत बड़ी ओपीडी है वहाँ की, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं, अच्छे वेट्स हैं। होम विजिट में यंग वेट्स भी, ओल्ड पुराने वाले भी हैं, गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ भी हैं, वहाँ जा सकते हैं। तो आप कहीं भी जा रहे हैं तो थोड़ा सा आपका काम बनता है कि आप अपने तरफ से एक बार ज़रूर ध्यान दें कि आप जा कहाँ रहे हैं, एक्चुअली कोई वेट है कि नहीं, बातों से समझ में आ जाता है। दूसरा, हर चीज़ में बेचारा जो भी पेट ओनर रहेगा वो ऐसा नहीं कर सकता कि सर लाइसेंस दिखाओ, बहुत रूड हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। कहीं भी हम जाएंगे, अभी ह्यूमन में ही पकड़ा गया था वो दमों में जो कार्डियक सर्जरीज कर रहे थे फेक डॉक्टर, उससे कोई जाके नहीं बोल सकता कि मुझे अपना लाइसेंस दिखा, तुम कार्डियोलॉजिस्ट हो कि नहीं। ये गवर्नमेंट का काम है। तो गवर्नमेंट को अपनी अथॉरिटी के अंडर में एक लिस्टिंग करना पड़ेगा, उस लिस्ट में उनको ये बताना पड़ेगा कि ये एरियाज़ में, ये जोन में ये वेटनरी डॉक्टर्स हैं। एक छोटी सी फीस रखिए, 1000, 1500, 2000, 2500 जो भी है, हर साल या 2 साल में एक बार रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराएं। गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, हमारे लोकल अथॉरिटीज़ को, कि जो भी वेटनेरियंस प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने आप को नेमिंग कराएं, वहाँ लिस्ट में नाम डलवाएं अपना, और हर 2 साल, 3 साल या 5 साल में एक बार जाके उस लिस्ट को रिन्यू कराएं। उससे उनको लाइसेंस मिले प्रैक्टिस करने का सिटी के अंदर, जिससे कि और कोई जो फेक एक्टिविटीज़ हो रही ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाए। कई सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ जो अपने अपने नाम के आगे मेडिसिन एक्सपर्ट या ये वो कुछ भी बोल रहे हैं, उनके पास में कोई रजिस्ट्रेशन या लाइसेंसिंग है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है। जब उन लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो दूसरे लोगों को फिर प्रेरणा मिलती है। उन लोग सोचते हैं कि डिग्री करने की ज़रूरत क्या है, जो कि 5.5 साल की डिग्री है, प्लस इंटर्नशिप है, प्लस 2 साल का मास्टर्स है, फिर पीएचडी कर रहा है कोई डॉक्टर बनने के बाद में। कम से कम आप मान के चलो 8, 9, 10 साल तो यहाँ लगा दे रहा हो। और कोई रैंडम व्यक्ति जो कहीं एमआर था या कोई पेट शॉप उसने चला रखी थी, फिर उसके बाद अभी उसने धीरे धीरे थोड़ा सा मेडिसिन का नॉलेज हुआ, 2-4 बार डॉक्टर पे गया, उसको समझ में आया कि कैसे थोड़ा बहुत इलाज करते हैं, इंजेक्शन कैसे लगाते हैं, ये करके उसने डॉक्टरी चालू कर दी। और उसको पता है कि कोई किसी भी टाइप का कोई एनफोर्समेंट नहीं आने वाला, कोई भी आपके ऊपर प्रेशर नहीं करने वाला, तो ईजिली चला रहा है, उसके पास ईजी मनी है। 4 वैक्सीन लगाया, 2 इंजेक्शन लगाया, पैसा ले लिया, भगा दिया। लेकिन होता क्या है कि जब कोई सीरियस बीमारी आती जो उसके समझ के बाहर है, कि भाई पेंकिराटाइटिस क्या है या डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी क्या है, उसको नहीं पता, या फिर कोई ऐसी कंडीशन आ गई, जीडीवी आ गया। जीडीवी शायद आप नहीं जानते होंगे, जिसमें पेट फूल जाता है, मुड़ जाता है बड़े डॉग्स में। तो ऐसी कंडीशंस में वो क्या करेगा, ऐसी लॉक लगा के और आपसे पैसे लेके भेज देगा, आपको गाइड भी नहीं करेगा। एटलीस्ट कोई वेट होगा, भले उतना पोटेंट नहीं हो, लेकिन एटलीस्ट गाइड कर देगा कि भैया इसको अच्छी जगह या कोई बड़े हॉस्पिटल में इमीडिएट ले जाओ, सर्जरी लगेगा। तो ये थोड़ा सा लैकिंग पॉइंट अभी है फिलहाल। ओके सर, इसी के साथ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर कोई एनिमल लवर ये आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये एक फेक डॉक्टर है और वो चाहता है कि ये जो भी चल रहा है ये बंद हो, तो वो कहाँ पे कंप्लेंट कर सकता है? देखिए, इसके लिए एक तो अपना स्टेट जो काउंसिल है, वेटनरी काउंसिल, मध्य प्रदेश स्टेट वेटनरी काउंसिल, उसका पोर्टल भी है, उसमें भी शायद है, उसमें एक पोर्टल में एक जगह है जहाँ पे आप पर्टिकुलरली जा करके कंप्लेन कर सकते हैं, या उनको कांटेक्ट करके ईमेल डाल सकते हैं, उनको एक लिखित कंप्लेंट डाल दीजिए।
दूसरा आप CM हेल्पलाइन कर सकते हैं, ईजीएस्ट है जो CM Okay. हेल्पलाइन कीजिए। या फिर आप जो भी अपना जो डिप्टी डायरेक्टर हैं वेटनरी सर्विसेज के, उनको आप जा करके बोल सकते हैं कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है। अगर आपके साथ में ऐसा हुआ है, किसी को फंसाने या उसके लिए तो नहीं मैं बोलूँगा कि किसी के लिए जानबूझ के आप ऐसा करें, लेकिन अगर लिटरली आप ऐसा फील कर रहे हैं कि सामने वाले से कोई गलती हो रही है और ये नकली है, फर्जी बोलूँगा मैं उसे, फर्जी है, तो फिर डेफिनेटली आपको उसको रिपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि ऐसे लोग आगे बढ़ेंगे तो दूसरे 4 लोग और देख करके भी आगे आते हैं, और फिर धीरे धीरे करके वो एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को सेट करते हैं, और आगे जा करके नुकसान केवल जानवर का होता है, जिसको कुछ समझ में नहीं आता। उसको केवल इतना पता है कि मुझे पकड़ के लाया गया है, उसका ट्रीटमेंट होगा गलत, वो मर जाएगा, उसकी जान जाएगी, बाकी किसी को कुछ नहीं होगा। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो सही एज होती है किसी भी डॉग या कैट की वैक्सीनेशन की, तो वो क्या होती है सर? देखिए यूजुअली जो है 4 वीक से स्टार्ट हो जाता है वैक्सीनेशन, और जो प्राइमरी वैक्सीन लगता है वो DHPP-IL, ओके पार्वो, डिस्टेम्पर, एडिनो, हेपेटाइटिस और लेप्टोस्पायरा के लिए होता है। फिर कोर वैक्सीनेशन में आपका DHPP-IL है, कैनाइन कोरोना वायरस है, और एंटी रेबीज़ है। ओके एंटी रेबीज़ यूजुअली 3 मंथ्स ऑफ एज से स्टार्ट होता है। फिर इनके बूस्टर्स होते हैं, उसके बाद फिर इनके एनुअल बूस्टर्स आते हैं जो हर साल लगाए जाते हैं। ओके। तो सर इसमें बहुत सारे एनिमल लवर्स का ये कन्फ्यूज़न रहता है कि 9 in 1 हम लगाएं, 8 in 1 लगाएं, या ये थोड़ा रीजन वाइज डिपेंड करता है। अगर आप जैसे 10 in 1, 11 in 1 भी आता है आजकल, तो उसमें क्या है, लेप्टोस्पायरा और उसके स्ट्रेन्स ज़्यादा रहते हैं, इसके कारण उसका क्वांटिटी आपको ज़्यादा दिखता है। तो अगर आप ऐसे एरियाज़ में रहते हैं जो लेप्टोस्पायरा प्रोन है, तो वहाँ पे आपको 11 in 1 या 10 in 1 की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ आप 8 in 1 या 9 in 1 तक भी जा सकते हैं। ओके इवन 5 in 1 भी आपके लिए काफ़ी है। अपने यहाँ जो सबसे ज़्यादा प्रकोप है वो है पार्वो वायरस का, जी और जो कि आपको सीजनली दिखता रहता है बार बार। दूसरा है कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस। बिल्कुल तो ये दोनों ही डेडली और हाईली कंटेजियस हैं, और ख़ासतौर पर जैसे CPV2 है, कैनाइन पार्वो वायरस 2, इसमें तो सीवियर लिथैलिटी है, मतलब मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा इवन आफ्टर ट्रीटमेंट, सारे प्रोटोकॉल फॉलो करने के बाद भी। इवन एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, कई लोगों का ये मानना है कि बहुत बेसिक मिसकॉन्सेप्शन है कि वैक्सीन लग गया तो कोई बीमारी नहीं होगी। ऐसा नहीं है। वैक्सीनेशन केवल आपको पर्टिकुलर जो भी आपके वायरसेस हैं उसके अगेंस्ट प्रिवेंशन, थोड़ा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी कुछ होगा नहीं। कई सारे केसेस में हमने देखा है जहाँ पे वैक्सीनेशन होने के बाद में भी 10 मंथ्स ऑफ एज में या 8 मंथ्स ऑफ एज में भी पारो वायरस दिखा है। ओके और ऑल्दो वैक्सीनेटेड पेट थोड़ा ज़्यादा सिक्योर रहते हैं, उनको रिकवर करना ईजी होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप उसका निश्फिक्र हो जाएंगे कि आप कहीं भी रैंडमली घुमा सकते हैं या बिल्कुल ही आप उसको अनलीज्ड छोड़ सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ओके लेकिन अपने पॉइंट पे, अपने एंड पे आप ये कर सकते हैं, टाइमली वैक्सीनेट कीजिए, उसके बूस्टर्स फॉलो कीजिए टाइमली, और जब भी आपका डिवॉर्मिंग का टाइम आता है तो टाइमली, जैसे एडल्ट डॉग्स में आपको पता है कि साल में 4 बार आपको डिवॉर्मिंग करना है, क्वार्टरली, वो आप टाइमली डिवॉर्मिंग कीजिए। ये बेसिक हेल्थ टिप्स हैं जो आपकी जिम्मेदारी है एज अ पेट ओनर, वो आपका लुकआउट है कि आपको टाइमली वो करा के रखना है। ओके। और सर आपने अभी जैसे 2 डिसीज़ के नाम बताए, जो कि बहुत कॉमनली हमें देखने को मिलती है, एक पार्वो वायरस हुआ और एक कैनाइन डिस्टेम्पर। तो सर ये दोनों डिसीज़ के बारे में आप थोड़ा सा बताइए। देखिए आप जितने लोग भी पेट्स पाल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा लोग नहीं जानते होंगे इसके बारे में, क्योंकि रिसेंटली कल ही एक कोई पेट ओनर आए थे जिन्होंने हस्की परचेज़ किया हुआ था, उनके पास ऑलरेडी है पहले से, वो टेबल पर रखने से बहुत डर रहे थे। तो आई रिस्पेक्ट देयर कंसर्न कि वो इतना कंसर्न है एटलीस्ट। तो जैसे कि मैंने बताया हाईली कंटेजियस है, ये बेसिकली वायरल डिसीजेज़ हैं, और 100% तो नहीं लेकिन फिर भी मैक्सिमम प्रिवेंटेबल हैं वैक्सीनेशन से। इसके अलावा ट्रीटमेंट में देर आर नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉर बोथ ऑफ द वायरस। कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक प्रोटोकॉल नहीं है कि ये हो गया, जैसे कि मलेरिया हो गया तो आपको पता है कि सर्टेन ड्रग्स हैं जो आपको लेनी है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट और पूरा इम्यूनिटी बेस्ड है। अगर बहुत छोटा पपी है जिसको पारो वायरस हो गया तो उसके सर्वाइवल चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो अगर आप प्रिवेंशन चाहते हैं ना हो, मतलब प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो क्योर तक जाना ही क्यों है, आपको टाइमली वैक्सीनेट करा लेंगे तो इससे बच सकते हैं, आप लॉन्ग टर्म में बच सकते हैं। कई सारे लोग
मैं देखता हूँ जैसे हम लोग हमारे यहाँ पे तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो हम लोग मैसेजेस जाते हैं हमारे पास में से, अलर्ट मैसेज जाते हैं। कई लोग ना टाइमली वैक्सीनेट नहीं कराते। टाइमली तो चलो ठीक है, लेकिन कई लोगों को मैंने देखा है कि मेरे पास रैंडमली कॉल आता है कि आज मेरे को वैक्सीनेट करवाना है अपने आप अपने डॉग को, बिकॉज आज मेरे डॉग ने मुझे काट लिया है, और उन्होंने कार्ड ओह, खोल के देखा और 3 साल पहले से उसकी वैक्सीनेशन ऑफ हो चुकी है। ओके। तो ऐसे केसेस में क्या है कि जो भी ओनर है डॉग का, वो घबराहट के मारे वैक्सीनेट कराने आ रहा है, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे हैं कि अगर आप उसको एनुअली वैक्सीनेट करा रहे हैं तो आपका डॉग सुरक्षित रहेगा। तो वो थोड़ा सा वो आपको ध्यान देना होगा। बाकी डिस्टेम्पर और पार्वो वायरसेस, जैसा मैंने बताया आपको, वायरल डिसीजेज हैं। तो कोशिश करें कि ज़्यादा, जैसे अगर आपका पेट डॉग है तो जहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रे डॉग मूवमेंट है वहाँ से आप बचाएं। क्लिनिक्स पे आप जाते हैं तो जैसे आप हमारे देखते हैं कि हाइजीन मेंटेन रहता है, तो वो हमारी ज़रूरत है, हमको हाइजीन मेंटेन करके रखना है। लेकिन जब भी आप पेट ले करके जाते हैं, नॉट एडल्ट डॉग्स, जो छोटे पेट्स है, पपीज़ है, जो अनवैक्सीनेटेड है या वैक्सीन लगने आ रहे हैं, उनके लिए एक छोटा ब्लैंकेट या कुछ भी, आप एक बेडशीट साथ में कैरी करें। जब भी आप जाते हैं टेबल पर रखें, और क्लिनिक्स पे बताए गए इंस्ट्रक्शन का फॉलो करें। जैसे हम लोग बोलते हैं कि नीचे नहीं छोड़ना है, बकेट में ही रखिए, हाथ में रखिए। जब भी हम वेइंग मशीन में रखते हैं उसके पहले कुछ बिछाना होता है, तो उसको फॉलो करें तो बचे रहें। ओके। सर, जैसा कि आपने अभी हस्की ब्रीड के बारे में ज़िक्र किया था, तो मैं पूछना चाहूँगा, हस्की क्या हमारे टेम्परेचर के लिए, इंडिया के टेम्परेचर के लिए बना है? बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि वो हस्की पालना चाह रहे हैं, तो आप देखिए, जो बताइए। हस्की है ये थोड़ा टेम्परेट या कोल्ड रीजन जो है उधर की ब्रीड है। ओके। और जबलपुर का वेदर यूजुअली हॉट रहता है। मतलब हम अपने परिप्रेक्ष्य में बात करें जबलपुर के, तो जबलपुर में आप देखते हैं कि अभी भी रिसेंटली टेम्परेचर आपने देखा 42-45 करेक्ट। डिग्री जैसा जाता है। तो इवन अगर आप उसको एसी के अंदर भी रख रहे हैं, लेकिन आप बाहर के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते, कभी तो बाहर जाएगा ही। इन चीज़ों का डॉग के ऊपर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। और मैं तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप कोई भी इस टाइप की ब्रीड आप पालें, केवल शौक के लिए कि आप भी परेशान रहें और वो भी ज़िंदगी भर परेशान रहें। नॉट नॉट ओनली हस्कीज, आप पग्स में देखेंगे, मैं बिल्कुल विरोधी हूँ उस चीज़ का। जो लोग पाले हैं उनके लिए कोई वो नहीं है, सॉरी, जो लोग पाल रखे हैं उनके लिए बच्चा है उनका, लेकिन पग्स ज़िंदगी भर परेशान रहते हैं। ब्रीदिंग इशू। हाँ, उनको ज़िंदगी भर ब्रीदिंग इश्यूज़ रहते हैं। बेचारे सांस अगर अच्छे से ले पाएँ, उनके लिए लग्जरी है अच्छी सांस ले पाना। थोड़ा सा भी अगर उनको कोई किसी टाइप का अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या कोई निमोनिया लाइक कंडीशन डेवलप होती है, उनके लिए वो एक तरीके से आग में घी का काम करेगा। और अगर आप देखेंगे जो हस्की के अलावा भी अकीता है और भी ब्रीड्स हैं, इनको क्या है कि ये अपना जबलपुर उस लायक नहीं है। इवन क्या है कि आप उतना टेक केयर भी नहीं कर पाते। मैंने देखा कई लोग तो बहुत अच्छे से रखते हैं डेफिनेटली, लेकिन कुछ लोगों को मैंने देखा है वो उतना केयर नहीं कर पाते हैं। उनको बहुत ग्रूमिंग चाहिए, टॉप प्रायोरिटी में उनको सप्लीमेंटेशन चाहिए, उसके बाद उनका एनवायरनमेंट वैसा ठंडा होना चाहिए। तो आप ग्रूम भी करा देंगे, लेकिन उसके लायक आप एनवायरनमेंट नहीं बना सकते। तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप स्ट्रे तो नहीं, अगर अडॉप्शन कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ब्रीड रख ही रहे हैं तो थोड़ा सा सोच समझ के रखिए ब्रीड। उसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि अगर आप ब्रीड रख रहे हैं तो, जैसे मैं बहुत लोगों को एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपका पोर्च है 10 बाय 10 का और आप मर्सिडीज़ लेना चाह रहे हैं तो पॉसिबल नहीं है। सही है। तो कई लोगों को मैंने देखा आजकल केन कॉर्सो बड़ा लोग ले रहे हैं, केन कॉर्सो ग्रेट डेन है, लेकिन वो फ्लैट में रहते हैं जो कि 2 BHK है, जो कि 4th फ्लोर में रह रहे हैं, 3rd फ्लोर में रह रहे हैं। तो आप अपनी भी जीवन खराब कर रहे हैं और उसका भी। करेक्ट। उसको ना वॉक मिलेगी, ना उसको टाइम मिलेगा, ना आप आजकल इतने बिजी हैं लोग, आपके पास टाइम नहीं है, आप जा कर के डॉग के साथ खेलेंगे नहीं, आपको भी पता है। तो बिल्कुल। अगर आप ब्रीड ही रख रहे हैं तो आप शॉर्ट स्मॉल ब्रीड्स है, शिट्जूज हैं या छोटी ब्रीड्स हैं, उसको आप अडॉप्ट करें, या फिर आप जो अपने इंडी हैं ज़्यादा अच्छा उनको प्रमोट करें। इवन हम लोगों ने कई सारे लोगों को देखा जिनके पेट जो थे वो ब्रीड डॉग्स थे, अब नहीं रहे, किसी कारण से नहीं रहे हैं। तो अगर 100 लोगों को मैंने बोला है कि आप अडॉप्ट करो, तो 100 में से कम 40 लोगों ने अभी इंडी रखा है और वो सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि उन ओके। लोगों का कहना ये है कि उतना शेडिंग नहीं करता है, खर्चे बहुत कम हो गए हैं, एक जन को घर मिल गया है, प्यार उतना ही करते हैं, और सिक्योरिटी भी मेरे को लगता है उससे अच्छी कर बहुत रहे हैं। अच्छी रहते हैं। और देखिए, कई लोगों का ये कहना रहता है कि इंटेलिजेंट उतने नहीं होते हैं। मेरे पास 2 इंडी है, वेरिएबल नेचर है, एक
थोड़ा ज़्यादा सोता है, दूसरी थोड़ा ज़्यादा अलर्ट है, तो वो थोड़ा सा क्या है जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। इस चीज़ से हम नहीं नकार सकते हैं कि ब्रीड जो डेवलप हुई है उसका सबका अपना अपना काम है। कुछ वर्किंग कैटेगरी में है, जैसे लेब्राडोर्स हो गया करेक्ट। आपका, कुछ एथलेटिक होते हैं, कुछ केवल टॉय वाले हैं, तो उनका काम ही नहीं है गार्ड सेफ गार्ड करना, तो वो तो उस पर हम नहीं क्लेम कर सकते। हाँ, लेकिन ये है कि इंडी डॉग भी उतने ही अच्छे रहेंगे। और जी। हस्की जैसे ब्रीड्स को मैं वो मतलब यही बोलूँगा कि ना पालें। अगर रख रहे हैं, अगर आप केयर कर सकते हैं तो बात अलग है, लेकिन फिर भी ना रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा। ओके। सो देखा आपने कि ब्रीड डॉग्स हमारे इंडिया के एनवायरनमेंट के लिए नहीं बने हैं, और जैसा कि सर ने बताया, जो बेस्ट ब्रीड है हमारे इंडिया के लिए वो इंडियन ब्रीड है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगा कि अपने घर पे अगर आप किसी को सहारा दे सकते हैं तो वो एक इंडियन डॉग ही होना चाहिए, ना कि कोई और ब्रीड का डॉग, क्योंकि हम उसे टॉर्चर करके अपने घर में रख रहे हैं। आज ये समय आ गया है कि जो ब्रीडर्स होते हैं वो बहुत ही पेनफुल प्रोसेस के साथ इनको ब्रीड कराते हैं, और एक दर्दनाक जीवन इनका रहता है। जैसा कि पोल्ट्री में अगर आप मुर्गियों को देखें, अंडे देने के लिए यूज़ किया जाता है, वैसे ही इनको भी बच्चे देने के लिए यूज़ किया जाता है, और जब ये बूढ़े हो जाते हैं तो इन्हें सड़क पे छोड़ दिया जाता है। क्योंकि हम डेली रेस्क्यू करते हैं तो हमें काफ़ी ऐसे ब्रीड डॉग्स मिलते हैं जो कि अपने ओल्ड एज में हैं और डिप्रेस्ड होते हैं, क्योंकि डॉग्स एक बहुत इमोशनल जानवर होता है और वो एक इंसान से कनेक्ट हो जाता है, और हम अगर उसका यूज़ कर रहे हैं तो हमसे बड़ा स्वार्थी आज के समय में कोई नहीं है। तो इसी के साथ मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। सर, मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि स्टेरिलाइजेशन, जैसे हम न्यूट्रिंग भी कहते हैं, तो क्या एक सही एज होती है न्यूट्रल की? यूजुअली जो अभी एक रिसेंट डेटा है, एक 2023 का रिपोर्ट आया था, तो जो बड़ी ब्रीड्स हैं, अगर आप ब्रीड वाइज जाएंगे, अगर बड़ी ब्रीड्स हैं उनमें आप अर्ली न्यूटरिंग नहीं करेंगे। अब अभी एक रिसेंट स्टडी है, अगर आप कोई बड़ा सेन बर्नार्ड है, ग्रेट डेन है या इस टाइप की ब्रीड्स हैं, तो उनमें अभी जो नया डेटा के अकॉर्डिंग आपको एटलीस्ट 1.5 ईयर्स का हो जाने के बाद उनको न्यूटर करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज उनमें जॉइंट इश्यूज आ सकते हैं ओके। और डेवलपमेंटल इश्यूज आ सकते हैं। ओके। छोटी ब्रीड में फिर भी चल जाएगा, लेकिन ऑल टुगेदर एक 1.5 साल के बाद ही करें तो ज़्यादा अच्छा है, मेल डॉग्स में स्पेशली। सर, इंडियन में अगर मैं पूछूं? इंडी में देखिए, अगर आप पॉपुलेशन कंट्रोल, बर्थ कंट्रोल है, तो कुछ चीज़ें तो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं। मैंने देखा है 4 मंथ्स 5 मंथ्स के पपी को भी न्यूटर कर दे रहे हैं, दैट इज़ रॉन्ग। तो एक जो है अराउंड 8 to 9 मंथ्स का हो अगर डॉग, तो चल जाता है। और यूजुअली जो फर्स्ट हीट है फीमेल डॉग में वो अराउंड 9 मंथ्स के आसपास में आना स्टार्ट होती है, और एवरी 6 मंथ्स में रिपीट होता है। तो आइडियली तो एक हीट हो जाने के बाद अच्छा रहता है, यूट्रस का साइज़ थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाता है। अदरवाइज़ बहुत पतला यूट्रस होने से या बिल्कुल माइन्यूट यूट्रस होने से थोड़ा उसको कैप्चर होल्ड कर पाना ईजी नहीं होता। लेकिन अगर स्ट्रे डॉग्स हैं या अपन को एबीसी के हिसाब से देखना है, तो हो सके तो हीट या हीट के पहले फर्स्ट कर दें। हाँ जी, तो ज़्यादा बेटर रहता है। अराउंड मान के चलिए एक अच्छा एज जो है अराउंड 1 ईयर के आसपास एक डॉग स्प्रे कर दें या न्यूटर कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। ओके। सो सर, जैसा कि बहुत प्यारा इंटरव्यू हमारा रहा आपके साथ, और हम चाहेंगे कि आप लास्ट में कुछ ऐसा एक एनिमल लवर्स के लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ ऐसा एक स्टेटमेंट दें जो कि उनके लिए अच्छा हो। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट में तो नहीं आया हूँ और मैं इतना लाइमलाइट में कभी रहा नहीं, लेकिन बस मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि बी काइंड, एक बेसिक मैसेज है, बी काइंड। दूसरा ये है कि जो भी हमने डिस्कशन किया है, टेक इट पॉजिटिवली, और हम किसी के अगेंस्ट नहीं हैं। बस हम लोग जो फेलियर्स हो रहे हैं और जो चीज़ें सही नहीं जा रही हैं, बस उसके अगेंस्ट हैं। और आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं देख रहा हूँ अभी रिसेंटली आपने काफ़ी सारे अडॉप्शन ड्राइव्स किए, क्लीनिंग ड्राइव्स किए हैं, वैक्सीनेशन ड्राइव्स किए हैं, काफ़ी सारी चीज़ों में आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और उनके पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आ रहे हैं और आएंगे भी आगे। तो मैं आई एम विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक, पूरी टीम को भी, और जो भी लोग देख रहे हैं, कोई भी, इवन नॉन वेट्स हैं, वेट्स हैं, वेटनरी टेक्नीशियंस हैं, जो भी हैं, सारे लोगों से मैं ये अपील करूँगा कि सारे लोग जहाँ भी हैं अपनी जगह पे अच्छे से काम करें, मन लगा के काम करें, और जितना हो सके एनिमल्स के लिए अपनी जो भी पॉजिटिव एनर्जी है वो अप्लाई करें। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच हमें ये टाइम देने के लिए सर।
और हम आशा करते हैं कि जैसे हमारे व्यूज़ जाते हैं इस वीडियो के, तो नेक्स्ट पार्ट के लिए भी हम आपको श्योर, अप्रोच बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू सो मच। हेलो, मैं एक छोटा सा मैसेज और देना चाहूँगा आशा वन फाउंडेशन के थ्रू कि बहुत अच्छा काम कर रही है टीम। पूरी टीम सारी जगहों पे अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छे से जा कर के एग्जीक्यूट कर रही है सारे ऑपरेशंस। इन्होंने काफ़ी सारी स्ट्रे डॉग एनिमल बर्थ कंट्रोल ड्राइव्स भी की हैं। इसके अलावा वैक्सीनेशन भी काफ़ी ब्रॉड स्पेक्ट्रम में करा रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे जो स्ट्रे पपीज़ होते हैं, जो उनका अडॉप्शन होता है, वो भी कराया है। मोर देन 100 पपीज़ इन्होंने अडॉप्ट करा रखे हैं। तो मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा जो भी ये वीडियो देख रहा है कि आप ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कीजिए। अगर आप अडॉप्ट कर सकते हैं तो अडॉप्ट कीजिए, उनके थ्रू कोई काम कर सकते हैं वो कीजिए। अगर आप डोनेट कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर एनिमल या ओवरऑल जो भी एनजीओ के लिए आप कर सकते हैं वो ज़रूर कीजिए। नॉट ओनली इन फॉर्म ऑफ मनी, आप सप्लाईज़ भी दे सकते हैं, फूड में हेल्प कर सकते हैं, इनका जो ड्राइव्स होते हैं उसमें हेल्प कर सकते हैं, किसी भी फॉर्म में आप हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू।